नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जयकाल जीनियस पर। मैं आपका होस्ट और दोस्त पीके यादव। आज की जो वीडियो है इसको सभी कर्मचारी शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। इसलिए इस वीडियो का एक एक शब्द आपके लिए बहुत अति आवश्यक है। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी गवर्नमेंट है जो फिलहाल जो इस मैंने थंबनेल बनाया हुआ है कि नाउ परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। पहली चीज तो ये, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके ऊपर हम बात इसलिए करेंगे क्योंकि अभी बड़े बड़े मीडिया हाउसेज और बड़े बड़े जो यूट्यूब चैनल हैं, जो ऑथेंटिक जो यूट्यूब चैनल है, जो यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं, उनका ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट है जो एक नए प्लान पर आ सकती है जो सैलरी हाइक को लेकर के। उसके अंदर क्या होगा कि जो कर्मचारी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा उसको सैलरी अच्छी दी जाएगी, और जिसका लो परफॉर्मेंस होगा उसको लो सैलरी दी जाएगी। इसके साथ ही इसमें जो दूसरी जो चीज है उस पर हम बात करेंगे, एट्थ पे कमीशन का क्या होगा, है नो इन डिटेल। इसलिए हम इसको पूरी डिटेल में इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। और एक तीसरी जो चीज है वो, अगर ये नियम आ जाता है परफॉर्मेंस बेस्ड, ठीक है, तो क्या सरकारी जॉब भी एक प्राइवेट जॉब की जैसी हो जाएगी। ठीक है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, वीडियो को कट ना करें। ठीक है, और अभी तक आप लोगों ने हमें फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर करें, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। कुछ मेरे पास में डाटा है और हम सबसे पहले ऑथेंटिक सोर्स के बारे में पता करेंगे कि इसमें ये हमारे पास ये खबर कहाँ से आई है। तो एक बहुत अच्छा एक न्यूज चैनल है, ठीक है, उसका नाम है बिजनेस टूडे। ठीक, बिजनेस टूडे की हम चलते पहले वेबसाइट पर, फिर हम चलेंगे बाकी जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनके कहने अनुसार, कथन अनुसार। ठीक है, तो देखो, जैसे आप गूगल पर सर्च मारोगे, ठीक है, जो यहाँ पर लिखा हो जैसे एट्थ पे कमीशन ऑन कार्ड्स, परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। हिंदी, अगर आपको हिंदी में जानकारी चाहिए तो इन हिंदी कर देना है, अगर इंग्लिश में जानकारी चाहिए तो इन इंग्लिश कर देना। ठीक है, तो ये तो देखो, ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस की ये 7 दिन पहले की खबर है, इसमें भी आप देख सकते हैं। इसके लिए हम फाइनेंशियल एक्सप्रेस पर नहीं चलेंगे, हम किस पर चलेंगे, बिजनेस टुडे की खबर पर। ठीक है, क्योंकि मैंने उसी को देखा है, तो हम पहले इस पर क्लिक करते हैं, बिजनेस टुडे वाली खबर पर। आप हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में इस खबर को देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी इसको हिंदी में कर रखा है, इसको हिंदी ट्रांसलेट कर, अभी ऑटोमेटिक हिंदी में ट्रांसलेट कर देगा। आपको इंग्लिश चाहिए तो आप इंग्लिश पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा। ये देखो, आपको यहाँ देखने को अभी दिखाई दे, 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है। क्वेश्चन वाचक चिन्ह लगा, इसका मतलब होगा कि नहीं होगा भी संशय है। सरकारी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के लिए प्रदर्शन के आधार पर रेटिंग मिल सकती है। किसके आधार पर, प्रदर्शन के आधार पर। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की हालिया घोषणा से केंद्रीय सरकारी कर्मचारी पेंशन विभाग में रसा हुई 8वें वेतन आयोग की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं किया जा रहा है। ठीक है, ये मैं इसकी पूरी खबर है, आप इस पूरी खबर को भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं इस पूरी खबर को नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इसमें 7वें और 8वें जो भी वेतन आयोग है उसके बारे में बताया गया विस्तार रूप से। इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि जो वित्त मंत्रालय में जो राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी साहब ने जो राज्यसभा के जो क्वेश्चन का आंसर दिया था, ठीक, 8वें वेतन आयोग को लेकर के, उसी चीज को इसमें पहले शो किया गया है, और उसके पश्चात इसमें विस्तार पूर्वक बताया गया है। ठीक है, जो हमारी जो महत्वपूर्ण जो चीज है वो मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। ठीक है, फिर क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब इसमें मैं ज्यादा कुछ बताऊं, सरकार द्वारा के स्थापित आधिकारिक पैनल होता है 8वां वेतन आयोग, जो वेतन आयोग के बारे में बताया गया है। व्यक्तियों की आय और जीवन प्रत्याशा को इसके अंदर मद्देनजर रखा जाता है। ठीक है, एडजस्टमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़ाकर 3.538 कर दिया जाएगा। 18,000 से 26,000 30,000 तक की बेसिक आपकी हो सकती है 8वें वेतन आयोग यदि आता है तो। अब देखो, अब इसमें जो महत्वपूर्ण जो चीज है ना, वो इसमें क्या है कि एक तो डीए के लिए इसमें बोला हुआ है, एचआरएटीए के बारे में इसमें बताया हुआ है। ठीक है, और कहाँ चली गई है, उस पूरी खबर को मैं यहाँ पर अभी पढ़ूंगा नहीं। ठीक है, मैं इस खबर के जो मोटे मोटे जो पॉइंट है उन्हीं को मैं यहाँ पर पढ़ूंगा। पूरा पढ़ने के लिए आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया वो सेम टू सेम अगर आप डालोगे तो बिजनेस टुडे की वेबसाइट पे चले जाओगे, वहां पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ अभी थोड़ा जो हमारी महत्वपूर्ण जो चीज है उसी को मैं इस वीडियो में पढ़ने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आगे मैं और भी कुछ चीजें जो आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा, जो विद्वानों का मानना है, इकोनॉमिस्ट का मानना है कि एट्थ पे कमीशन अभी गवर्नमेंट क्यों नहीं लेकर के आ रही है, तो उनके मैं विचार आपको आगे रखूंगा, तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसमें देखो, परंपरा के अनुसार लगभग हर दशक में एक नया आयोग स्थापित किया जाता है। किसकी परंपरा के अनुसार, वेतन आयोग की परंपरा के अनुसार, यानी कि हर 10 साल में क्या है, एक वेतन आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, हर दशक में एक नया आयोग स्थापित किया। यह यदि यह पैटर्न जारी रहता है तो निकट भविष्य में अगले वेतन आयोग की घोषणा की उम्मीद है, जो संभवतः 2026 तक लागू हो सकते हैं। हालांकि सरकार से संकेत मिलते हैं कि वैकल्पिक दृष्टिकोण, देखो बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, वैकल्पिक दृष्टिकोण पर विचार किया जा सकता है। रिपोर्टों के अनुसार नया आयोग बनाने के बजाय देखो, अब वेतन संशोधन को प्रदर्शन या मुद्रास्फीति से जोड़ा जा सकता है।
वेतन संशोधन को प्रदर्शन यानी परफॉर्मेंस, कर्मचारी की परफॉर्मेंस, और मुद्रा या फिर मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन, इससे डायरेक्टली ये जो जोड़ा जा सकता है निकट भविष्य में। ठीक है, ये जो चीज है ना, ये तीन चीजें, वैकल्पिक दृष्टिकोण, ठीक है, प्रदर्शन और मुद्रास्फीति, ये बड़े महत्वपूर्ण है। आगे कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वालों ने भी इसके ऊपर में वीडियोज बनाई हैं, लेकिन मैं उन सबका खंडन आज इस वीडियो में करने वाला हूं कि जिन्होंने, जो विद्वानों ने, इकोनॉमिस्ट ने, बड़े बड़ों ने जो तर्क दिए ना, वो मैं क्या बताऊं, एकदम ऐसे तर्क दिए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, जो थोड़ा बहुत इकोनॉमी में पढ़ा होगा तो उन तर्कों का खंडन बिल्कुल कर देगा। आज हम इस वीडियो में उन्हीं तर्कों का हम खंडन करने जा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने क्या क्या तर्क दिए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो मैंने आपको खबर दिखा दी। ठीक है, अब हम चलते हैं कि भाई वो खबरें जो बड़े बड़े यानी मीडिया हाउसेज चला रहे हैं, उन बड़े बड़े मीडिया हाउसेज ने जो तर्क दिए 8वें वेतन आयोग को लेकर, उनका हमने खंडन किस प्रकार से किया है। ठीक है, तो मैं इसी वीडियो में उनका खंडन भी दिखाऊंगा आपको कि कितने यानी बेहुदा उन्होंने तर्क दिए हैं। देखो, जो परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी हाइक की जो बात हो रही है, उसमें क्या है, दो प्रकार के लोग हैं। एक तो जो परफॉर्मेंस बेस्ड जो सैलरी हाइक की जो यानी उसके फेवर में है, एक तो वो लोग, और एक उसके क्या एग्नेस्ट भी होंगे। ठीक है, जो उनका विरोध करेंगे, यानी कि परफॉर्मेंस के आधार पर सैलरी नहीं मिलनी चाहिए, उसके विरोधी दल भी होगा, और एक क्या होगा, समर्थक दल होगा। तो जो समर्थक दल है या फिर जो पैनल है, जो जो बड़े जानकार लोगों का, उन्होंने क्या है, परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी के 5-6 पॉइंट दिए हैं कि भाई ये 6 पॉइंट यानी कि परफॉर्मेंस के बेस पर अगर कर्मचारी की सैलरी तय की जाएगी तो ये 6 चीजों पर असर पड़ेगा। वो कौन कौन से? बूस्ट एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, यानी जो एम्प्लॉय की जो प्रोडक्टिविटी है उसको बूस्ट मिलेगा। ठीक, दूसरा रिवार्ड मेरिट एंड टैलेंट, यानी जिस कर्मचारी के अंदर जो टैलेंट है उसको क्या मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा उसको। ठीक, तीसरा पॉइंट है प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी, यानी कि कर्मचारी की उत्तरदायित्व उसका है जो क्या होगा, यानी कि वो समझेगा उसको। ठीक है, चौथा इनहेंस ऑर्गेनाइजेशनल इफिशिएंसी, यानी ऑर्गेनाइजेशन की जो क्षमता है, ठीक है, उसका क्या होगा, बढ़ेगी उसकी क्षमता है जो कार्य करने की। बेटर टैलेंट रिटेंशन, हमें क्या है ना, अच्छे से अच्छा जो टैलेंट है उसका रिटेंशन मिलेगा। ठीक, पब्लिक सेक्टर इफिशिएंसी, और जो गवर्नमेंट के जो कार्य का जो क्रियाकलाप यानी कार्य हैं, उनको क्या है, कहने का मतलब जो सरकारी जो कर्मचारी हैं वो अच्छे से काम करेंगे तो सरकार की क्या बढ़ेगी, यानी कि ऐसा बड़े बड़े जानकार लोगों का मानना है, यानी कि गवर्नमेंट के कार्य हैं जो जल्दी से यानी संपन्न होंगे, और क्या है, लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं होगी। ऐसा कुछ एक लोगों का मानना है जो मैं आगे दिखाता हूँ इसके फेवर में कौन है। ठीक है, ये 6 पॉइंटों को लेकर के दो प्रकार के लोग हैं, जो एक तो यानी इस परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी के ऊपर में यानी कि फेवर में है, और एक वो लोग हैं जो इसके अगेंस्ट में। ठीक है, तो उनके हम बयान यहाँ देख लेते हैं एक बार। ठीक है, उन्होंने क्या क्या कहा है फिर इसके बाद हम क्या करेंगे ना, उसके बाद फिर हम 8वें वेतन आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तो अभी वीडियो में शुरू से ले, अभी बीच में छोड़ के नहीं जाना, अभी लास्ट के लिए भी 8वें वेतन आयोग के बारे में जो मेजर जो रीजंस है ना उसके बारे में बताएगा। देखो, आर्गुमेंट अगेंस्ट, जो इसके अगेंस्ट में है उन लोगों की क्या तर्क है। देखो, पहला है मेजरमेंट चैलेंजेस, यानी कि मेजरमेंट आप किस प्रकार से करोगे कि ये जो कर्मचारी है इसकी सैलरी बढ़ानी चाहिए, इसका जो मेजरमेंट का जो तर्क है वो क्या रहेगा, यानी कि फॉर्मूला क्या होगा, पहली चीज। दूसरा, रिस्क ऑफ फेवरेटिज्म, यानी कि रिस्क रहेगा। फेवरेटिज्म का मतलब होता है कि मान लीजिए कि कोई अधिकारी है वो मुझे फेवर करता है, तो वो क्या करेगा, हो सकता है कि कोई अधिकारी मुझे फेवर कर रहा है तो मेरी सैलरी एकदम से ज्यादा हाइक कर दे। ठीक है, और जिसको डिसलाइक करता है उसकी कम कर दे सैलरी। तो ये क्या है, एक फेवर के बारे में एक फेवरेटिज्म भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसको तो सैलरी है जो इंक्रीज नहीं की जाएगी उसकी, और जो नहीं कर रहा है, जो फालतू के कामों में संलिप्त है या किसी अधिकारी के पर्सनल कार्य कर रहा है, तो उसकी सैलरी यानी ज्यादा बढ़ाने का रिस्क है जो इसके अंदर शामिल हो सकता है। तीसरा है जॉब सिक्योरिटी इश्यूज, यानी जॉब सिक्योरिटी से संबंधित इश्यूज हो सकते हैं। जैसे मान लो कि प्राइवेट जॉब के अंदर क्या होता है कि हम लोग हैं जो एक तो काम का काम करते हैं किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का, ठीक है, उसके साथ साथ उस बॉस की भी हमें यहाँ मिलानी पड़ती है। तो इसी प्रकार से गवर्नमेंट जॉब के अंदर हो जाएगा। तो जो मैंने तीसरा वाला जो पॉइंट बताया था कि जो गवर्नमेंट सर्विस है वो भी एक क्या है, प्राइवेट की तरफ बढ़ रही है, प्राइवेट नौकरियों जैसी बढ़ रही है, तो वो पॉइंट यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा इस वाले उसमें। ठीक है, तो जॉब सिक्योरिटी इश्यूज ये आ जाएगा, यानी कि वो प्राइवेट जॉब के जैसी हो जाएंगी। चौथा जो पॉइंट है रिड्यूस्ड कोलैबोरेशन। अब मान लीजिए कि मैं यानी कि गवर्नमेंट जो परफॉर्मेंस बेस्ड अगर मान लीजिए किसी कर्मचारी को वेतन देती है, तो उसके बाद में क्या होगा कि जो जैसे मान लो कि मेरे को कोई काम दिया गया तो मैं अपने कार्य को फटाफट फिनिश करने की सोचूंगा। ठीक है, अच्छा कार्य यानी मैं अपना तरफ से मैं काम तो अच्छा करूंगा। अगर मैंने अपना काम कर लिया, उस कंडीशन में क्या होगा कि मैं तो लोगों से आगे निकल गया, लेकिन दूसरे जो कर्मचारी है उनका क्या मनोबल डाउन होगा। ठीक है, वो सोचेंगे यार ये तो पहले ही करके दे देगा। ठीक, यानी कि इस प्रकार के इश्यूज भी इसके अंदर आ सकते हैं। इंडिविजुअल है जो आदमी वो हो जाएगा, टीम वर्क नहीं रहेगा एक। ठीक है, तो ये रिड्यूस्ड कोलैबोरेशन हो जाएगा। इथिकल कंसर्न्स, इथिकल कंसर्न है जैसे मान लीजिए इन्वॉल्विंग सेंसिटिविटी है, डिसीजन मेकिंग, परफॉर्मेंस बेस्ड पे माइट अनकरेज शॉर्टकट्स और करप्शन टू अचीव टारगेट्स, यानी कि व्यक्ति है जो शॉर्टकट अपना सकता है, करप्शन के प्रति झुकाव हो सकता है कर्मचारी का अगर ऐसा हुआ तो,
क्योंकि उसका कारण क्या है कि हर कोई कर्मचारी चाहेगा कि मेरी कैसे ना कैसे सैलरी बढ़ा दे मेरा बॉस, ठीक है। तो वो क्या करेगा, या तो करप्शन का सहारा लेगा, ठीक है, अनकरेज होगा कर्मचारियों के अंदर, ठीक है। और फिर क्या है, पॉलिसी मेकिंग भी एक बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। ये पॉलिसी मेकिंग, ये शब्द है ना, तो ये क्या है, ऐसी पॉलिसी बनाई जाएगी कि कर्मचारी जो क्या करेगा, अपने फायदे के लिए ही पॉलिसीज यानी क्रिएट कर सकता है, ठीक। तो ये तो लोग हैं जो कौन से हैं, जो यानी परफॉर्मेंस बेस के आधार पर यदि सैलरी मिलती है उसके अगेंस्ट में। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि उसके फेवर में भी हैं, कि भाई फेवर वाले भी लोग हैं, उनकी भी देख लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। इनहेंस्ड प्रोडक्टिविटी, यानी कि प्रोडक्टिविटी है जो बढ़ेगी। अकाउंटेबिलिटी, यानी उत्तरदायित्व तो उसका क्या होगा, कर्मचारी का तय होगा। रिकॉग्निशन ऑफ मेरिट, यानी कि परफॉर्मेंस जो अगर अच्छा रहेगा उसको रिवार्ड दिया जाएगा, टैलेंट को मौका मिलेगा। अलाइनमेंट विद प्राइवेट सेक्टर्स, यानी कि जैसे बहुत सारे जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो जैसे यानी कर्मचारियों को क्या करते हैं, परफॉर्मेंस के बेस पे उनकी सैलरी को हाई करते हैं, तो वहाँ जो प्राइवेट सेक्टर है वो अच्छा कर रहे हैं कुछ प्राइवेट सेक्टर, तो इनका कहना भी ये ठीक है। इफिशिएंट रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, टैक्स पेयर मनी वुड बी बेटर जस्टिफाइड इफ लिंक्ड टू टेंजिबल आउटपुट्स और मेजरेबल कंट्रीब्यूशन। तो ये 5 पॉइंट इन लोगों की भी है, ठीक है। तो ये मैंने कुल मिला के सभी लोगों के पॉइंट देखे, लेकिन क्या होता है, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जो गवर्नमेंट कर्मचारी जो होता है वो एक गवर्नमेंट के लिए कार्य करता है, ठीक है, इंडिविजुअल के लिए वो कभी कार्य नहीं करता है, ठीक। अगर ऐसा हो गया, ऐसा कोई नियम आ गया, तो इसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रभाव है, ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव प्रभाव हमने यहाँ पर देखे, और जो लोग इसके फेवर में उनका भी कहना हमने यहाँ पर देखा, उनके तर्क देखे, जो इनके अगेंस्ट में है इस नियम के उनका भी हमने तर्क देखा। अब हम यहाँ बात क्या करेंगे, ये आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया कि भाई ऐसा क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि परफॉर्मेंस के आधार पर पेमेंट जो तय होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, अब हम यहाँ बात करेंगे 8th पे कमीशन। अभी कई विद्वानों का और इकोनॉमिस्ट का मानना है कि जो भाई भारत सरकार है जो 8th पे कमीशन का गठन क्यों नहीं कर रही है, तो उन्होंने कुछ एक पॉइंट यहाँ पर दिए, तो वो हम देख लेते हैं कि क्या क्या कारण उन्होंने बताया यहाँ पर, मेजर रीजंस। तो इसमें क्या एक बताया गया, फिस्कल डेफिसिट, implementing the recommendation could increase government expenditure significantly straining public finances। तो इसमें बताया गया यानी फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट मैं आपको बता देता हूं, यदि कोई इंग्लिश में नहीं जानता है तो सॉरी, फिस्कल डेफिसिट होता है राजकोषीय घाटा। क्या होता है, राजकोषीय घाटा होता है। या राजकोषीय घाटा क्या होता है सर, अब आप बोलोगे सर राजकोषीय घाटा क्या होता है, तो देखो क्या है, फिस्कल डेफिसिट है जो एक इकोनॉमी का वर्ड है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। राजकोषीय घाटा होता है कि सरकार के पास खुद कुल आय, ठीक है, माइनस में सरकार के कुल खर्चे। जैसे मैं मान लो भारत सरकार का उदाहरण लेता हूं, तो भारत सरकार के पास में जितनी आय ऑल इंडिया से हो रही है, ठीक है, एक तो वो, उसमें से माइनस क्या कर देंगे कि जितना भी भारत सरकार का जितना साल भर के अंदर एक्सपेंडिचर यानी खर्चा हो रहा है यानी व्यय, उसको घटा देने के बाद में जो हमें जो घाटा होता है यानी कि आय से अधिक व्यय हो जाना, उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, वैसे आपको फॉर्मूले से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ, डीएफ इक्वल टू, ठीक है, टोटल आय, मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ, कुल आय, किसी भी सरकार की कुल आय माइनस में कुल व्यय, ठीक है। मैं एकदम शुद्ध हिंदी में बता देता हूँ, कॉमर्स की भाषा में मैं आपको बताऊंगा तो आपके समझ में नहीं आएगा, ठीक है। यानी कुल आय माइनस में कुल व्यय। यदि गवर्नमेंट का कुल व्यय ज्यादा हो जाता है इससे अधिक, तो किसके अंदर चला जाएगा, फिस्कल डेफिसिट के अंदर चला जाएगा, ठीक है। एक तो ये है, ये तर्क का मैं अभी पूरा खंडन करूंगा वीडियो के लास्ट में, आप पूरा इसको देखना, वीडियो को मजा आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद में। द गवर्नमेंट हैड प्रोजेक्टेड इन द यूनियन बजट टू रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट 4 to 4.9। अभी देखो क्या है, अभी तो फिस्कल डेफिसिट है ना इंडिया का, वो चल रहा है 5.6% 2023-24 के लिए। अभी इसको 24-25 के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसको कम करने के लिए लक्ष्य रखा है, कितना, 5.6 से 4.9 करने का, यानी कि गवर्नमेंट का क्या है, टारगेट है, ठीक है, प्रोजेक्शन है उसका गवर्नमेंट का, ठीक है। तो इस फिस्कल डेफिसिट को कम किया जाएगा, 5.6 से घटा करके कितना लक्ष्य रखा है, 4.9 का परसेंटेज तक लाने का लक्ष्य रखा। अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है यानी 8वां वेतन आयोग ना दिए जाने का, वो है इम्पैक्ट ऑन स्टेट बजट्स। अब देखो इसमें क्या, मैनी स्टेट्स फॉलो द सेंट्रल गवर्नमेंट्स लीड इन सैलरी रिविजन्स पोटेंशियल कॉजिंग फाइनेंशियल चैलेंजेस फॉर स्टेट विद लोअर रिवेन्यूज। हाँ देखो क्या होता है, यदि केंद्र सरकार है जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग लेके आती है, तो उसी नियम को क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट्स है जो कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स है जो क्या करती हैं, उसका अनुसरण करती हैं। यदि ऐसा होता है तो कुछ एक गवर्नमेंट है जो पहले से उनका राजकोषीय घाटा जो चल रहा है, तो वो सभी वहन करने के लिए अभी यानी कि तैयार नहीं है, ठीक है। एक चौथा चीज है प्राइवेट सेक्टर कंपैरिजन। अब चौथा जो कारण है सबसे बड़ा, वो क्या है कि भाई अगर मान लो गवर्नमेंट ने सैलरी हाइक कर दी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की, तो जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं
उनके अंदर एकदम से पैनिक आ जाएगा और वो लोग भी क्या है ना कि अपने इंस्टीट्यूशन से, अपने मालिकों से अपनी सैलरी बढ़ाने की डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा विद्वानों का मानना है। अब मेरा मानना क्या है मैं आपको बता देता हूं। ये सबसे 8th पे कमीशन का कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने पिछले जो 6वां वेतन आयोग और 7वां वेतन आयोग जो फिस्कल डेफिसिट की जो बात कर रहे हैं, राजकोषीय घाटा बढ़ जाएगा। ठीक है, क्यों बढ़ जाएगा भाई? जैसा विद्वानों का मानना है कि अगर मान लो कि हम केंद्रीय कर्मचारियों की पेमेंट बढ़ाएंगे तो सरकार के ऊपर 1 लाख करोड़ का खर्चा आएगा। ठीक है, 1 लाख करोड़ का खर्चा आएगा 8th पे कमीशन लागू करने के लिए। ठीक है, तो वो 1 लाख करोड़ जाएगा तो भाई कर्मचारी के पास, कर्मचारी उस पैसे का क्या करेगा? मार्केट से कुछ चीजें खरीदेगा, इनकम टैक्स पे करेगा, जीएसटी के तौर पर टैक्स पे करेगा, यानी कि पेट्रोल डलवाएगा, तो उस पैसे को खर्ची तो करेगा। वो वापस से इकट्ठा होकर कहां जाना है? गवर्नमेंट के पास ही जाना है। ठीक है, तो क्या होता है, इकोनॉमी को चलाने के लिए 2 ही फॉर्मूला होते हैं, डंप एंड पंप, पंप एंड डंप। बस 2 रूल आते हैं। मेरे को ज्यादा इकोनॉमी तो मुझे भी नहीं आती। ठीक है, यानी कि या तो मार्केट के अंदर पैसा फेंको, और जैसे पैसा फेंकोगे तो लोग है जो उन चीजों को खरीदना शुरू करेंगे, जो उसकी आवश्यकता से अधिक जो चीजें, यानी कि जो थोड़ी लग्जरियस टाइप की जो चीजें, उनको खरीदना पसंद करेगा। कर्मचारी के पास पैसा आएगा तो वापस से घूम फिर के कहां जाना है? गवर्नमेंट के पास ही जाना है, उसका कुछ हिस्सा। तो इकोनॉमी को चलाने के लिए क्या है कि मार्केट के अंदर या लोगों, देश की पब्लिक के पास, देश के कर्मचारी के पास पैसा होना चाहिए, तभी तो इतने बड़े बड़े बिजनेस हैं जो चलेंगे। और ये सबसे बड़ा, यानी मैं बता देता हूं आपको कि जितने बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज है ना, ये आपको कभी भूखा नहीं मरने देंगे। अगर ऐसी स्थिति आएगी तो ये थोड़ा पैसा अपने तरफ से छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि उनका बिजनेस चलता रहे, ये दुनिया चलती रहे, उनके कंट्रोल में रहे। तो कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि जो एक साथ देश के ऊपर आर्थिक स्थिति पैदा हो जाए। ठीक है, तो गवर्नमेंट को इससे कोई लेना देना नहीं है। अभी मैं आपको डाटा दिखाता हूँ। देखो, जब 6वां वेतन आयोग जब लागू किया गया था, तो मेरे पास में एक डेटा है, देखो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। आप कैसे फिस्कल डेफिसिट को वो ले सकते हो? ये देखो, 6वां वेतन आयोग है जो पारित किया गया था 2006-7 के अंदर। अब आप देखो, मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। अब आया था 6वां वेतन आयोग 2006-7, 7-8 में लागू हो गया था। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ा, क्या इम्पैक्ट पड़ा? उल्टा घट गया डेफिसिट है, जो मार्केट के अंदर डेफिसिट घट गया, और जो रिवेन्यू है ना वो भी कम कलेक्ट हुआ था तब भी, यानी फिस्कल डेफिसिट का जो कम हुआ था केंद्र सरकार का। ठीक है, आप फिर देखो 16-17 में, मैं 16-17 का भी आंकड़ा दिखा देता हूँ। ये देखो, पहले फिस्कल डेफिसिट था लगभग 3.5 2004-5 में, फिर 2005-6 में हुआ 2.5, उसके बाद 2006-7 में 1.5 रह गया, और फिर 7-8 में फिर सॉरी 2, फिर 1.5 रह गया। अब इससे क्या समझते हो आप कि वेतन आयोग से गवर्नमेंट के ऊपर किसी प्रकार का कोई राजकोषीय घाटा है जो नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, एक दूसरा आंकड़ा और है मेरे पास 2016-17 का, 7वें वेतन आयोग के समय का। ठीक है, वो भी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ऐसा थोड़ी है ये देखो 2016-17 का है, जब 7वां वेतन आयोग लगाया गया था गवर्नमेंट द्वारा। तो अब आंकड़ा देखो 2016-17 का फिस्कल डेफिसिट जो कम हुआ कि नहीं हुआ? 3.9 से 3.5 हुआ। 17-18 में वो एकदम बराबर रहा 3.5, 18-19 में 3.4, 2019-20 में 3.4। तो किसी प्रकार का कोई राजकोषीय घाटा दिखाई दे रहा है इसमें? ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, घटता हुआ दिखाई दे रहा है उल्टा वेतन आयोग के बाद में। तो ये जो बड़े बड़े विद्वानों का मानना है एकदम गलत है कि फिस्कल डेफिसिट के आधार, यानी कि फिस्कल डेफिसिट हमारा देश का बढ़ सकता है, क्योंकि जितने वेतन आयोग जो लगे हैं प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है, उन वेतन आयोगों के पश्चात डेफिसिट उल्टा कम हुआ है। ठीक है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आंकड़ा है और मैंने ये ऑनलाइन लिया है। ये मेरे घर में डाटा थोड़ी बनता है, मेरा आंकड़ा नहीं है, ये ऑनलाइन वेबसाइट से उठाए हुए डाटा है मेरे पास में। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। भारत सरकार जब लगेगा उसको कि 8वां वेतन आयोग अब दे देना चाहिए, तो उस समय से 8वां वेतन आयोग जो लागू किया जा सकता है। ठीक है, आपकी इस वीडियो पर क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। जय हिंद, जय भारत। इन्हीं शब्दों के साथ में इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ।